हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। तो लगातार जो आईपीओ इस वीक आने वाले हैं वो 4 आईपीओ आने वाले हैं। पहला आईपीओ डीसीएक्स जो आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर हो चुका है। दूसरा आईपीओ फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस जो आप लोगों के साथ थोड़ा लेट शेयर हो रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और बाकी के 2 आईपीओ भी आप लोगों के साथ जल्दी ही शेयर हो जाएंगे आईपीओ की डेट खुलने से पहले ही। और इसी के साथ साथ आज के इस आईपीओ में हम पूरी की पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक। कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, कंपनी के पॉजिटिव नेगेटिव, जहां तक कि कंपनी के फाइनेंशियल टाइम टेबल और कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है। और इसी के साथ साथ एंड में मेरा इसमें फाइनल डिसीजन क्या रहने वाला है, आप लोगों के साथ क्लियर कट वर्ड्स में और इजी लैंग्वेज में डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो को अभी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देवियों और सज्जनों, स्टार्ट करते हैं अपना आज का आईपीओ का लव ट्रायंगल शो। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कंपनी ला रही है अपना आईपीओ। 1994 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर हम कंपनी के काम की बात करते हैं तो जैसे इसके नाम से क्लियर हो रहा है, माइक्रो फाइनेंस छोटे बिजनेस के लिए ये फाइनेंस करती है कंपनी। इन शॉर्ट अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। अगर हम बात करते हैं जो कि इकोनॉमिकली या फिर बैकवर्ड एरिया से या सोशली डिप्राइव्ड सेक्शन हो गए हमारी सोसाइटी के, वहां पर ये कंपनी उन वुमेन्स को छोटे छोटे अमाउंट्स में लोन प्रोवाइड करती है ताकि वो अपना लाइफस्टाइल सही कर सके, थोड़े बहुत पैसे कमा सके। हालांकि काम जो सेवा वाला जरूर लग रहा है, लेकिन हमारे पंजाब में ना जहाँ पर एक पार्टी की टैगलाइन है राज नहीं सेवा, लेकिन अगर हम उस चीज को जहाँ पर कंपेयर करते हैं, हालांकि ये सेवा लग जरूर रही है लेकिन कंपनी ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरेस्ट लेती है। और क्यों ना ले, जब प्राइवेट कंपनी आएगी तो वहां पर वो इंटरेस्ट लेगी ही लेगी। इसी के साथ साथ ना ये कंपनी सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट ही प्रोवाइड नहीं करती, उसके साथ साथ फाइनेंशियल लिटरेसी भी प्रोवाइड करती है। अगर हम 30 जून 2022 के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो ये कंपनी इंडिया की टॉप 10 एनबीएफसी एमएफआईज में से सबसे यंगेस्ट होने वाली है, अगर हम एजीएम के टर्म्स में देखते हैं। इसी के साथ साथ ना इस कंपनी का जो फुटप्रिंट कहते हैं कि ये कंपनी कहाँ तक फैली हुई है, काफी स्ट्रांगली ये फैली हुई है। अगर हम बात करें 2.90 मिलियन इनके एक्टिव कस्टमर्स होने वाले हैं। और इसी के साथ साथ इनकी 966 ब्रांचेस हैं और 90 टू 162 परमानेंट एम्प्लॉयज कंपनी के पास ऑलरेडी हैं। और 377 डिस्ट्रिक्ट्स में ये कंपनी ने अपनी ब्रांचेस खोल रखी हैं। अगर हम स्टेट वाइज या यूनियन टेरिटरीज वाइज देखते हैं तो इस कंपनी की 19 स्टेट और ड्यूटीज में ब्रांचेस होने वाली हैं एज ऑफ 30 जून 2022 के अकॉर्डिंग। अगर हम कंपनी की बात करते हैं ना तो ये अपना जो बिजनेस रन करती है वो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप लैंडिंग मॉडल के ऊपर करती है, जहां पर ये कंपनी जब किसी वुमेन को लोन देती है तो एक जहां पर गारंटेड होते हैं तो वहां पर एक छोटा सा ग्रुप होता है इनका जो एक दूसरे के लोन की गारंटी लेती है। इसके बाद अगर हम कंपनी की पॉजिटिव बातें करें तो ये कंपनी का पहला पॉजिटिव पॉइंट जो होने वाला है वेल डाइवर्सिफाइड है, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया में ये फैली हुई है। जो इसका दूसरा पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है, इस कंपनी का स्ट्रॉन्गली फोकस्ड है रूरल एरिया में। और अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं तो डाइवर्सिफाइड सोर्स ऑफ कैपिटल एंड इफेक्टिव एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट जहां पर होने वाला है। इसके बाद अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो एज ऑफ 30 मार्च 2020 में 4200 करोड़ के रहने वाले हैं। 31 मार्च 2021 में 5800 करोड़, 30th ऑफ जून 2021 में 5800 करोड़ और 31 मार्च 2022 में 7300 करोड़। और अगर हम लेटेस्ट की बात करते हैं तो 30 जून 2022 में 7600 करोड़ के जहां पर टोटल एसेट रहने वाले, एक अच्छी जहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो 31 मार्च 2020 में 730 करोड़, 31 मार्च 2021 में 870 करोड़, 30 ऑफ जून 2021 में 264 करोड़, 31 ऑफ मार्च 2022 में 1200 करोड़, 30 ऑफ जून 2022 लेटेस्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो 360 करोड़, जहां पर भी हमें अच्छी एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 2020 में 69 करोड़, 31 मार्च 2021 में 43 करोड़ और 30 ऑफ जून 2021 में 4 करोड़, जहां पर तो ऐसा लग रहा है जैसे इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ हो। और इसी के साथ साथ 31 मार्च 2022 में 21 करोड़, और जहां पर हमें इफेक्ट देखने को मिलना ही था क्योंकि 30 ऑफ जून 2021 के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा कम हमें जहां पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला था। अब अगर हम 30 जून 2022 लेटेस्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो 75 करोड़। फाइनली जो इनके प्रॉफिट चल रहे थे एज रेगुलर, जो पिछले साल खराब हो चुके थे बट इस क्वार्टर में अच्छे देखने को मिले हैं। अगर हम नेटवर्थ की बात करते हैं तो 31 मार्च 2020 में 1200 करोड़, 31 मार्च 2021 में
1250 करोड़, 30 जून 2021 में 1250 करोड़ और 30 मार्च 2022 में 1300 करोड़ और 30 जून 2022 में 1400 करोड़ के जहां पर हमें नेटवर्थ देखने को मिल रही है, जहां पर भी हमें ओके ओके हल्की हल्की ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम टोटल बोरोइंग की बात करते हैं तो 31 मार्च 2020 में 3000 करोड़ और 31 मार्च 2021 में 4400 करोड़, 30 जून 2021 में 4400 करोड़, 31 मार्च 2022 में 5700 करोड़, 30 जून 2022 में 6000 करोड़। टोटल बोरोइंग भी हमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है। लेकिन जब कंपनी ने लोन देना है तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी को भी बोरो करना पड़ेगा, तभी वो लोन प्रोवाइड कर पाएगी, तो जहां पर घबराने की बात नहीं है। फाइनेंशियल अच्छे हैं, हालांकि एक साल हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में दिक्कत देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ठीक होते हुए देखने को मिले हैं। इसी के साथ अगर हम ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू की बात करते हैं तो जहां पर कंपनी का एक ही ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू रहने वाला है, जो कि इनको कंपनी के लिए कैपिटल बेस की रिक्वायरमेंट है। और अगर हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो ओपनिंग डेट होने वाली है 2 नवंबर को, क्लोजिंग हो जाएगी 4 नवंबर को, अलॉटमेंट हो जाएगी 10 नवंबर को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 11 नवंबर से और आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे इफ अलॉटेड तो 14 नवंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 15 नवंबर। अगर हम इसके लॉट साइज की बात करते हैं तो 40 शेयर्स का एक लॉट रहने वाला है, जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली 14,720 रुपीज। अगर हम स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं तो वहां पर हमें 40 लॉट सप्लाई करने पड़ेंगे, जहां पर हमारे पास शेयर होंगे 560 शेयर्स और जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 2,06,080 रुपीज। बिग एचएनआई की अगर हम बात करते हैं तो 68 शेयर का हमें जहां पर लॉट पड़ने वाला है, 2720 शेयर हमें जहां पर अलॉट होंगे, जिसकी अमाउंट हमें पड़ने वाली है 10,0960 रुपीज। एचएनआई के जो नए रूल्स, अगर आपको वो नहीं मालूम तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आई बटन में लिंक डाल देता हूँ, जहां से आप उस रूल्स को चेकआउट कर सकते हैं और आपको पता लगेगा कि जो सेबी के जो नए रूल्स थे हम रिटेलर्स के लिए कितने ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाले हैं। हालांकि एचएनआई में अप्लाई करना है या नहीं करना वो मैं इसके आपको लास्ट पार्ट में ही बताने वाला हूँ, लेकिन काफी ज्यादा आईपीओ आने वाले हैं और आ भी चुके हैं, तो आप लोगों को एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। और हमारे पास जितने ज्यादा डीमेट अकाउंट होंगे, मतलब कि एक पैन कार्ड से एक, इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि हम हर फैमिली मेंबर के डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो वहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी हो जाती है आईपीओ ज्यादा मिलने की। तो आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएगा इंडिया के बेस्ट ब्रोकर्स का, चाहे वो जीरोधा का हो या फिर अपस्टॉक्स का हो। और उसी के साथ साथ जो भी हमारे लिंक से डीमेट अकाउंट खुलवाएगा उनको एक प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में जोड़ा जाएगा, जहां पर आपको काफी ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी जाएगी। और इसी के साथ साथ अगर हम इस आईपीओ की कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है, प्राइस बैंड रहने वाला है 350 से 368 रुपीज का, इशू साइज जो रहने वाला है 1104 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू होने वाला है 600 करोड़ का और बाकी सारा का सारा ओएफएस रहने वाला है। बीएसई एनएसई दोनों पर लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो 50% क्वालिफाइड का रहने वाला है, एचएनआई को 15% मिलेगा और वहीं पर रिटेलर्स को 35% मिलने वाला है। कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो देवेश सचदेव क्रिएशन इन्वेस्टमेंट फ्यूजन एलएलसी एंड हनी रोज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन पर जाते हैं ना, अगर हम 2022 के अकॉर्डिंग कंपनी की पीई रेशियो निकालते हैं तो वो हमारे पास आती है 139 की, जहां पर ये आईपीओ वैल्यूएशन के नजरिए से काफी ज्यादा हाई प्राइसिंग पर आ रहा है। और इसी के साथ साथ अगर हम ईपीएस की भी बात करते हैं, जो कि पिछले 3 सालों की एवरेज ईपीएस होने वाली है, वो है 4.93 की। और इसी के साथ अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की भी बात करते हैं, वो भी पिछले 3 सालों की बेसिक रिटर्न ऑन नेटवर्थ होने वाली है, वो भी काफी ज्यादा कम हमें जहां पर देखने को मिल रही है 2.96%। मतलब कि अगर ईपीएस और रिटर्न ऑन नेटवर्थ के नजरिए से भी देखा जाए तो यहाँ पर हमें काफी ज्यादा वीकनेस लग रही है। अगर हम पीयर कंपैरिजन में चलते हैं तो सबसे पहले बंधन बैंक, जिसका पी रेशियो मिलने वाला है 340, जो कि काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड होने वाला है। अगर हम उसके बाद देखते हैं तो इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसका पी रेशियो 20 मिलने वाला है, जो कि काफी सस्ता लग रहा है। और उसके बाद क्रेडिट असेस ग्रामीण का 41 का पी रेशियो हमें जहाँ पर मिलने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड, जिसका पी रेशियो 53 का मिलने वाला है। अब देखो, हमने कंपनी के बारे में हर डिटेल डिस्कस कर ली। कंपनी का काम टिक, कंपनी के फाइनेंशियल गुड है, अच्छे हैं, बुरे फाइनेंशियल जहाँ पर हमें नहीं मिल रहे हैं, टिक। और उसके बाद कंपनी की स्टैट्स देख ली, टिक। और उसके बाद कंपनी का टाइम टेबल भी देख लिया, टिक। अब अगर हम
कंपनी की वैल्यूएशन के वाइज पे चलते हैं तो वहां पर टिक करना थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि यही कंपनी का एक नेगेटिव पॉइंट होने वाला है, क्योंकि ये जिस पीई पर अपनी वैल्यूएशन लेके आ रही है वो काफी ज्यादा महंगी होने वाली है। तो इन शॉर्ट अगर मैं सिंपल सी बात में अपना डिसीजन करूं तो देखो, आईपीओ जहां पर 4 आने वाले हैं, इतना बुरा आईपीओ नहीं है कंपनी वाइज, या फिर हम सेक्टर वाइज कहें, या फिर जो कंपनी का बिजनेस मॉडल है वो भी काफी अच्छा है। लेकिन जहां पर जो पीई इन्होंने निकाल कर वैल्यूएशन हमें दी है वो काफी ज्यादा हाई प्राइस पे हमको दे दी है, जो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होता अगर हम रिस्क रिवार्ड रेशो के फेवर में बात करते हैं। हालांकि 4 आईपीओ आने वाले हैं तो उस वजह से हमारे पास अमाउंट अब लिमिटेड होने वाली है, क्योंकि अब एचएनआई में भी हम अप्लाई करते हैं। तो किस बेस पर कौन सा आईपीओ अप्लाई करना चाहिए? तो सिंपल सी बात बोलता हूँ, 4 आईपीओ में ना ये 3rd नंबर पर आने वाला है। पहले 2 नंबर पर एक, जिसमें से एक डीसीएक्स होने वाला है, बाकी वो सेकंड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और 4th नंबर पे कौन सा होने वाला है उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा। और साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन अगर मैं जहाँ पर डिफेंसिव होकर भी बात करता हूँ तो ऑब्वियसली एचएनआई कैटेगरी में मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। रही बात रिटेल कैटेगरी में, चाहे वो डिफेंसिव के थ्रू हो या फिर अग्रेसिव के थ्रू हो, वो मैं आप लोगों को इसका फाइनल डिसीजन सेकंड डे पर बता दूंगा। तो उस बारे में आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, क्योंकि काफी सारे आईपीओ क्यू में लगे पड़े हैं और ऑब्वियसली हम सभी के पास अमाउंट लिमिटेड होने वाली है। तो हमें ऑब्वियसली वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा जहां पर हमें अच्छा रिटर्न भी मिले, रिस्क भी कम हो। तो उस नजरिए से फिलहाल के लिए इस आईपीओ को मैं होल्ड पे रखता हूँ। तो डिफेंसिव होते हुए एचएनआई में तो हमने इस आईपीओ को क्लियर कट ना कर ही दी है, लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है, जो कि सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्पस के लिए है। आपका क्या डिसीजन रहने वाला है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी के साथ साथ अगर हम जीएमपी की बात करते हैं तो आज की डेट पे इसका जीएमपी 10% तक चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इतना अट्रैक्टिव आईपीओ नहीं है। अगर मार्केट में हमें दिक्कत देखने को मिलती है तो ये आईपीओ भी परेशानी में आ सकता है। तो इस बात के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ देवियों और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।